नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। एक कंपनी है, यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी है जो एक लड़ाकू विमान बनाती है और उस लड़ाकू विमान का नाम है F-35। इसको वो जो कंपनी जो बनाती है इसको बहुत ही मुकम्मल जहाज मानती है, लड़ाकू विमान। इसकी अगर आप कुछ तस्वीरें देख लें तो आपको भी लगेगा कि हाँ भाई, बहुत जबरदस्त कोई चीज है। ये तस्वीरें हैं बेंगलोर में एक एरो शो होता है उसकी, जिसमें SU-57 और F-35 दोनों का प्रदर्शन हिंदुस्तान ने, पूरी दुनिया भर ने देखा। लेकिन इसी विमान को लेकर के पहले तो आपको ये बता दें कि अभी जब प्रधानमंत्री गए अमेरिका, तो जब वो गए वहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये वादा किया कि हम एक समझौता करेंगे जिसमें यही F-35 विमान भारत को भी देंगे। तो पहले तो आइए आपको वो बयान सुना दें डोनाल्ड ट्रंप का। those ties even further economically, and the U.S.-India Compact for the 21st century is a historic initiative that will deepen every aspect of our partnership and our friendship. Starting this year, we'll be increasing military sales to India by many billions of dollars. We're also paving the way to ultimately provide India with the F-35 stealth fighters. In 2017, my administration revived and reinvigorated the Quad security partnership. In our meeting today, the Prime Minister and I reaffirmed that strong cooperation among the United तो ये आपने सुना, ये उन्होंने F-35 विमान देने की बात की। ये अभी हाल फिलहाल की बात है। लेकिन जैसे ही ये आया, इसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप के बिल्कुल लखते जिगर हैं आजकल, जिनका कहा जाता है इलॉन मस्क का एक पुराना ट्वीट सामने आ गया और अभी वो स्क्रीन पर हम आपको दिखाएंगे इलॉन मस्क का ट्वीट। इस ट्वीट में आप देखेंगे इलॉन मस्क क्या बोल रहे हैं इस F-35 के बारे में। वो कह रहे हैं, मीनवाइल सम इडियट्स आर स्टिल बिल्डिंग, यानी कि वो जो कंपनी बना रही है F-35, उनके निर्माताओं को इडियट बोल रहे हैं। मैन्ड फाइटर जेट्स लाइक F-35, उसके बाद कूड़ेदान बनाया और फिर एक वो कोई स्माइली बना दिया पिघलता हुआ। Some US weapon systems are good, albeit overpriced, but please, in the name of all of this, all that is holy, let us stop the worst military value for money in history, that is the F-35 program. Elon Musk, डोनाल्ड ट्रंप के करीबी, F-35 को वर्स्ट मिलिट्री वैल्यू फॉर मनी इन हिस्ट्री कह रहे हैं, उसको कूड़ेदान में डाल देने की बात कह रहे हैं, उसके निर्माताओं को इडियट शब्द से संबोधित कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में बिल्कुल इसी विमान को भारत को देने की बात करते हुए अपनी बात सामने रख दी। तो जो सबसे बड़ा सवाल यहां पर है वो ये है कि क्या अमेरिका जब भी देता है, जब भी हमको विमान देता है, ये क्या अमेरिका हमको अपना कूड़ा बेच रहा है? क्या हम अमेरिकी कूड़ा इंडियन एयरफोर्स में ले आएंगे? अब ये एक बहुत जरूरी सवाल है। इसी से जुड़े हुए और इन सब बातों को समझने के लिए देखिए, डिटेल्ड पर्सपेक्टिव, एकदम ही कोई चीज कूड़ा नहीं हो सकती। और उसको किस तरीके से समझा जाए, क्या वाकई हम लोग मतलब वी आर प्रोक्योरिंग और वी विल बी प्रोक्योरिंग अमेरिकन गार्बेज इन द नेम ऑफ F-35? ब्रिगेडियर संदीप थापर हमारे साथ हैं, उनको जरा स्क्रीन पर लाया जाए। आपका बहुत बहुत स्वागत ब्रिगेडियर थापर। थैंक यू। मैंने थोड़ी सी, माफ कीजिएगा, थोड़ी एक पृष्ठभूमि रखने की कोशिश की ताकि दर्शकों को भी समझ में आए, हमें भी समझ में आए। और अब आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहेंगे। आपको क्या लगता है ये F-35 के बारे में? इसके निर्माता कौन हैं? अमेरिका ये हमें क्यों देना चाह रहा है? इंडियन एयरफोर्स को इसकी क्या जरूरत है? और इलॉन मस्क जब इसको कूड़ा कहते हैं तो क्या हम एसेंशियली इंडियन एयरफोर्स में कूड़ा खरीदने वाले हैं? देखिए संकेत, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि दिल्ली दूरस्थ। अभी इन्होंने सिर्फ एक पाई इन द स्काई लटकाया है, आपको बोला है कि अल्टीमेटली विल गिव यू, कमिट नहीं किया कि हम देंगे, कब देंगे। और सबसे पहले तो आपने जो बोला कि कूड़ा है, लेट मी फर्स्ट क्लैरिफाई दिस। हाँ, F-35 के डेवलपमेंट में स्पीड ऑफ एक्सीडेंट्स हुए हैं, उसके बाद भी हुए हैं। उसकी डेवलपमेंट में प्रॉब्लम्स आई थी,
सॉर्ट आउट हुई हैं, उसके कॉस्ट ओवररन्स हुए हैं, बहुत महंगा एयरक्राफ्ट है, लेकिन ये भी है कि वो मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी है इस टाइम वर्ल्ड में। Su-37 से भी ज्यादा एडवांस है, जो उसके मुकाबले का कहा जा सकता है। J-20 की मैं बात नहीं कर रहा, चाइना का जो है, तो रशियन Su-57 के मुकाबले का है। अभी दूसरी तरफ से हमने देखना है, हम F-35 पे आते हैं। दूसरी तरफ से हमने ये देखना है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। हमें नंबर्स भी चाहिए, हमें क्वालिटी भी चाहिए। आपको मालूम होगा हमारी जो रिक्वायरमेंट ऑफ कितने स्क्वाड्रन्स की है, उससे हमसे 9 से 10 स्क्वाड्रन कम है, यानी कि 150 एयरक्राफ्ट के करीब हम कम हैं। तो हमें नंबर्स भी चाहिए, हमें क्वालिटी भी चाहिए, क्यों हमारा जो AMCA मल्टी कम्बैट एयरक्राफ्ट है बहुत दूर है, उसकी डेवलपमेंट में हमें अभी बहुत टाइम लगेगा। तो हमें इंटरम पीरियड के लिए, गैप के लिए हमें कुछ चाहिए, खासकर चाइना और पाकिस्तान को देखते हुए। चाइना J-20 अपना 5th जनरेशन चला चुका है, फ्लैश कर रहा है, पाकिस्तान भी कह रहा है हम लेंगे, तो हमें चाहिए। लार्ज नंबर्स में उन्होंने डिप्लॉय कर रहे हैं चाइना, और हमारे MRF का 114 का कोई प्रोग्रेस नहीं है। तो हमारे को कुछ अगले 10 साल में नजर भी नहीं आ रहा कि मेक इन इंडिया भी हमारा कुछ होगा या कहीं से मिलेगा। तो हमें नंबर्स तो चाहिए। अब F-35 चाहिए या Su-57 चाहिए, कौन सा चाहिए ये देखना। हम F-35 पे रहते हैं। नाउ F-35 की इश्यूज जो मेरे हिसाब से है, मोटा मोटा जो अभी डिटेल्स तो भी आएंगी। इशू है एक, कॉस्ट बहुत हाई है, जो कॉस्ट कोट कर रहे हैं अभी, तो ये रफ कॉस्ट लोग बता रहे हैं। कोई जो जैसे कि इलॉन मस्क ने भी कहा, इलॉन मस्क को इतना उसको नहीं लेना चाहिए, उसको शायद उसको कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला होगा F-35 का, तो इसलिए वो अपना गुस्सा निकाल रहा हो कि बट F-35 एक्चुअली इज अ वेरी कैपेबल एयरक्राफ्ट। तो पहली चीज है कॉस्ट का। दूसरा जो मुझे पता चला है कि 17 नेटो एलाइज यूएस की, उन्होंने F-35 की मांग की है। तकरीबन 2,500 एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है उनकी। ऑब्वियसली नेटो कंट्रीज को प्रायोरिटी मिलेगी हिंदुस्तान से ज्यादा, और एक रफ कैलकुलेशन मैंने कहीं पढ़ा कि 2044 से पहले मुश्किल है हिंदुस्तान को एक एडिक्वेट क्वांटिटी मिलना इस एयरक्राफ्ट का, अगर हम करते भी 2044 2,500 एयरक्राफ्ट अगर आपने नेटो कंट्रीज को देने हैं, कमिट किए हुए हैं, तो उसके बाद ही आपका नंबर आएगा। तो ये एक सेइंग है। अब इसको चेंज भी हो सकता है, इंडिया को प्रायोरिटी भी मिल सकती है कि कुछ नेटो कंट्रीज के बाद इंडिया को मिल जाए, अगर हम इफ वी प्ले आवर कार्ड्स वेल, और हम पैसा देने को तैयार हैं तो। बट इसको आज 25 में ऑर्डर करेंगे, 28 में आपको मिलना नहीं शुरू हो जाएगा, इसमें टाइम लगेगा। तीसरी और बड़ी बात है जो आपने भी कुछ बोला, ट्रस्ट इश्यूज अमेरिका के साथ। हमारे को अमेरिका के साथ ट्रस्ट इश्यूज बहुत हैं। 71 में भी हुआ, उसके बाद भी विजय में भी आपने देखा, और कोई कमिटमेंट नहीं। कब कोई बाइडन आए, देखिए उन्होंने हमको इंजन प्रॉमिस किए थे, मिसाइल्स प्रॉमिस की थी, बाइडन आए, ग्रो स्लो हो गए। तो अगर आज कमिट कर देते हैं ट्रंप, और 5 साल बाद सप्लाई चेन में कोई और प्रेसिडेंट आ जाता है, तो स्लो डाउन हो जाए, तो हमारे को प्रॉब्लम है। सो वी हैव ट्रस्ट इश्यूज विद अमेरिका एज फार एज डिफेंस सप्लाईज इज कंसर्न। तो ये एक बड़ा बहुत दूसरा देखिए, हमारी रिक्वायरमेंट है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, मेक इन इंडिया, जो प्राइम मिनिस्टर का जो दिल के बहुत करीब मुद्दा है कि मेक इन इंडिया हम यहां बना सकते हैं। हमें कोई आइडिया नहीं है कि कितनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा अमेरिका इस हवाई जहाज की, वेरेज रशिया करने को तैयार है। एक अमेरिका, मुझे शक है कि अमेरिका आपको ट्रांसफर करेगा टेक्नोलॉजी इसकी, तो ये इशू भी है। एंड फिर आपकी सप्लाई चेन सस्टेनेंस कब तक चलती है, तो ये इश्यूज भी हैं। और लास्टली एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, आपको पता होगा जैसे कि अभी तक हम
फ्रेंच एयरक्राफ्ट, रशियन और कुछ ब्रिटिश एयरक्राफ्ट के साथ हम हमारे फाइटर्स हैं इंडियन एयरफोर्स में। आप अमेरिकन इक्विपमेंट पहली बार ले रहे हैं, तो उसके साथ उसकी अडेप्टेबिलिटी, इंटीग्रेशन इश्यूज है, उसकी फैक्टर इन कही ये है कि नहीं, बिकॉज वी विल हैव टू डेवलप द पूरा इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ेगा इसको नेटवर्क वॉरफेयर का है, तो इसकी पूरा सिस्टम हमें जो हो सकता है रशियन और फ्रेंच एयरक्राफ्ट से अलग हो, हमें डेवलप करना पड़ेगा। उसकी कॉस्ट फैक्टर इन हमने नहीं की है, उसकी टाइमलाइंस हमने फैक्टर इन कही नहीं है। तो ये मुझे ये देखते हुए मुझे शक है कि हम इतनी जल्दी इसको हम कमिट करेंगे, इस एयरक्राफ्ट को, इसके नंबर्स को, और अगर कमिट भी कर दिया तो क्या हमें टाइम में, हमारे रिक्वायरमेंट के टाइम में मिलेगा? मेरा शक है, मेरी शंका है कि ये वेदर वील गेट इट इन टाइम और नो। आपने यहाँ दो एक जरूरी बातें बोली हैं ब्रिगेडियर थापर, मैं दर्शकों के लिए एक बार जरा सा ताकि वो समझने में आसानी हो, आपका ये कहना है कि इसको पूरी तरीके से कूड़ा बोल देना शायद समझदारी के परे होगा, नंबर वन। नंबर टू, अमेरिका ने वादा किया है, लेकिन आश्वासन दिया है, लेकिन वादा नहीं किया है, और टाइमलाइन तय नहीं है। और अगर पहले के ऑर्डर देख लें, हाँ अल्टीमेटली पहले के ऑर्डर देख लें, नेटो कंट्रीज को जो वादे किए हैं उसको देख लें, तो प्रोसेस के हिसाब से 2044 तक ये प्लेन आएंगे, फाइटर जेट्स आएंगे। तो ये तो अप्रोक्सीमेट है। हो सकता है अमेरिका बोले नहीं, इससे पहले आप F-16 लीजिए, उसको थोड़ा सा करिए, तब तक हम दूसरा आपको देते हैं, या आप उसके प्लेटफॉर्म लीजिए, हम बिल्ड करते हैं धीरे धीरे। तो ये अभी जस्ट अ स्मॉल अनाउंसमेंट हुई है, ये आगे इसके परते खुलेंगी कि व्हाट एग्जैक्टली दे हैव इन माइंड। ठीक है ब्रिगेडियर थापर, इसी से जुड़ा हुआ जो आपका तीसरी बात थी, उसी से मेरा अब सवाल निकलेगा। आपने ये बोला कि कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये एक महंगा सौदा भी है, ये सस्ते प्लेन नहीं है। फाइटर जेट्स वैसे भी सस्ते नहीं होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है। अमेरिका में इसीलिए इसको लेकर के बहुत बवाल चल रहा था कि क्यों इस पे इतना पैसा फेंक रही है अमेरिका की सरकार। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इसका जो प्रतिद्वंदी कंपेटिटर है वो है Su-57, और हमने Su-57 और F-35, Su-57 ऑब्वियसली इज रशियन एंड F-35 इज अमेरिकन, और हमने इन दोनों का ही प्रदर्शन अभी बेंगलुरु में जो एरो शो हुआ उसमें देखा। आपसे ये जानना चाहूंगा कि अगर एक तुलना की जाए कॉस्ट वर्सेस अफेक्टिविटी, मतलब आप कितनी काबिलियत दोनों लेकर के आ रहे हैं और किस दाम पर लेकर के आ रहे हैं, और दोनों में लेने में हमको, जैसे आपने बोला टेक्नोलॉजी ट्रांसफर रशिया में हो जाएगा, इसमें हो या ना हो हमें नहीं मालूम, तो एक स्वॉट एनालिसिस दर्शकों को दे दें। सस्ता कौन सा पड़ेगा, ज्यादा मुकम्मल कौन सा है, भारत के हित के लिए, एयरफोर्स के हित के लिए ज्यादा सही कौन सा है? गुड क्वेश्चन साकेत। पहले तो मैं आपको एक चीज बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि Su-57 के में हमारा रशिया के साथ एक जाइंट प्रोजेक्ट था डेवलपमेंट का, जिसमें से हम 2018 में भी वॉकड आउट, क्योंकि कॉस्ट फैक्टर, टाइम डिले हो गया, और टेक्नोलॉजी का कुछ इश्यूज आए, तो वी वॉकड आउट ऑफ द इशू। इसमें कोई शक नहीं कि कंपेयर टू F-35 रशियन टेक्नोलॉजी थोड़ी सी लैगिंग है कंपेयर टू F-35, थोड़ी सी लैगिंग है। एयरक्राफ्ट की मैन्यूवरेबिलिटी अच्छी है, मुझे कुछ लोगों ने जिन्होंने देखा है एयरक्राफ्ट, एयरफोर्स वालों ने बताया कि इसकी मैन्यूवरेबिलिटी बहुत अच्छी है, बट टेक्नोलॉजी रशिया की थोड़ी सी अमेरिका से लैगिंग है। बट अगर आप अब जियोपॉलिटिक्स में देखिए, अब रशिया कमिटेड है, प्री ऑक्यूपाइड है यूक्रेन के साथ, उसकी अपनी लड़ाई चल रही है। जब तक कि शांति नहीं होती या युद्ध बंद नहीं होता, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी ऑब्वियसली अपनी रिक्वायरमेंट है। तो क्या वो हमको ये टाइमलाइंस हमारी मीट कर पाएगा इस एयरक्राफ्ट में, वो इशू है। और लास्ट इशू जो मैं आपने बोला कि कॉस्ट फैक्टर, डेफिनेटली Su-57 F-35 से सस्ता होगा, चीपर होगा। और दूसरी बात जो पते की है कि इसके पेमेंट ऑप्शंस भी इजियर होंगे।
रशिया के साथ हमारी डिफेंस डीलिंग काफी रही है। अभी थोड़े टाइम से पहले ही फ्रांस हैज ओवरटेकन एज द मेजर एक्सपोर्टर टू अस डिफेंस इक्विपमेंट में, बट रशिया शुरू से ही रही है काफी टाइम से, अभी भी नंबर 2 पे चल रही है। तो रशिया के साथ हमारे हिस्टोरिक डिफेंस डील्स भी हुई हैं, टैंक से लेके एयरक्राफ्ट से लेके सब कुछ हम रशिया से लेते रहे हैं, हेलीकॉप्टर भी। तो डेफिनेटली पेमेंट ऑप्शंस विल बी बेटर, चीपर भी होगा। लेकिन हाँ, F-30 का मुकाबले में थोड़ी सी कमी है, 19-20 का हिसाब है। ऐसा नहीं है कि ये कूड़ा है, ये बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट है, लेकिन उस लेवल का नहीं है जो F-35 है। तो अल्टीमेटली अगर आप देखें तो हमारा शायद सुखोई में थोड़ा सा Su-57 में थोड़ा सा बेटर डील मिल सकती है हमारे को, और टाइमलाइंस भी हमारी मिल सकती है, दो एयरक्राफ्ट F-35 बेटर है। तो ये मोटे तौर पे स्वॉट एनालिस्ट बोलिए, जो भी बोलिए, मेरे हिसाब से ये है इन दोनों का मुकाबला। जी। मुख्य रूप से ब्रिगेडियर थापर, आपको क्या लगता है कि अब ये मामला कहां जाकर के अटकेगा? देखिए, विमान लेना is as much about your Air Force requirement as it is about the geopolitics and politics between two countries. ये सारे फैक्टर्स वे इन करते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ऐसा क्या ये जरूरी होता है एयरफोर्स के लिए कि उसके स्क्वाड्रन में, उसके फ्लीट में हर तरीके के विमान हों? जैसे कि कुछ तेजस भी हों जो हमारे अपना है, कुछ राफेल हों जो हमने फ्रांस से लिया है, कुछ जो पुराने पहले हम ब्रिटेन से भी लेते थे, फिर तो वो एकदम ही उसकी हालत खराब हो गई, मेंटेनेंस ही नहीं हो पा रही थी उसकी। हमारे पास रशियन फाइटर एयरक्राफ्ट भी हैं। तो क्या एक ऐसा मिक्स बना करके रखना होता है इंडियन एयरफोर्स को कि हर तरीके का विमान हो, क्योंकि हर किसी की कैपेबिलिटी अलग अलग होगी? देखिए, दी मोस्ट जो सबसे जरूरी चीज है वो है सेल्फ रिलायंस। अगर हमारी काबिलियत है कि हम हर किस्म का एयरक्राफ्ट टॉप नॉच एवियोनिक्स के खुद ही साथ बना बना ले। सकें, तो उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। कि अगर हम जैसे हम बना रहे हैं, हमारे को प्रॉब्लम हमारे को आती है इंजन की, बाकी एवियोनिक्स हम संभाल लेते हैं, इंजन की हमारे को प्रॉब्लम है, उसी की वजह से हमारे ये प्रोजेक्ट अटके पड़े हैं। अगर तो हम खुद बना सकें तो इससे बड़ी ऑप्शन, अमेरिका भी खुद बनाता है, फ्रांस भी खुद बनाता है, रशिया भी खुद बनाता है, तो उन्हें किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। वो जरूरत पड़ने पर उसको उस इंडस्ट्री को एक्सपेडाइट कर सकते हैं, ग्रो स्लो हो सकते हैं। तो हमारी वो काबिलियत नहीं है एट दिस मोमेंट, मे बी 10 साल बाद। जो आपने रिसेंटली सुना भी होगा, जो एयर चीफ HAL को हेड को बोल रहा था कि वी आर डिसअपॉइंटेड। तो जो असल बात यही है कि वी डोंट हैव द कैपेबिलिटी एज येट, हमारी काबिलियत अभी उस लेवल की नहीं पहुंची। तो हमारे को पर फोर्स हमें वी हैव टू इंपोर्ट फ्रॉम अदर्स। आप नहीं चाहेंगे कि आपके 2 स्क्वाड्रन फ्रांस से आए, 1 ब्रिटेन से आए, 4 अमेरिका से आए, 5 रशिया से आए। दैट इज नॉट अ वेरी गुड सिचुएशन कि हर एक के साथ, जैसे मैंने बोला, इंटीग्रेशन, उसका प्लेटफॉर्म्स, उसका इकोसिस्टम, सपोर्ट सिस्टम अलग अलग होता है। तो आपको वेरियस उसको मिक्स एंड मैच करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो टेक्निकली तो आप तो या तो एक ही बायर के पास जाए, आप रशिया के पास जाए या अमेरिका पे जाए, बोले हर किस्म के एयरक्राफ्ट आप, ट्रांसपोर्ट भी आप दीजिए मेरे को, फाइटर भी आप दीजिए, रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट भी आप दीजिए, ताकि मैं जो सिस्टम है आपके उसके ऊपर डेवलप कर पर सकूं। ब्रिगेडियर थापर, लेकिन काबिलियत भी तो होनी चाहिए ना। पता चला किसी देश के पास नहीं है उस तरीके की जी चीज, जी हाँ, जी ट्रांसपोर्ट हाँ, अभी तक एयरक्राफ्ट तो नहीं है। आप 70s 80s तक तो आप रशिया के ऊपर डिपेंडेंट थे। उसके बाद जब रशिया की काबिलियत थोड़ी सी कम हो गई, जब USSR से स्प्लिट हो गया, तो उसकी कुछ एलिमेंट्स दूसरे मुल्कों में चले गए, तो उनकी काबिलियत, तो आप फ्रांस के पास गए, आप अमेरिका से कोशिश की आपने, ब्रिटेन के पास गए, तो बीच में तो अभी टर्की भी आ रहा है। तो ये जो इट इज आउट ऑफ नेसेसिटी कि आप दूसरे लोगों के पास गए हैं। अगर एक सप्लायर आपको अश्योरेंस दे सकता और क्वालिटी दे सकता, तो आप सबके पास नहीं जाते।
तो दिस इज मोर आउट ऑफ रिक्वायरमेंट कि आपके पास स्क्वाड्रन, जैसे आपने बोला 42-43 होनी चाहिए, आपके पास 31-32 रह गई हैं, तो वो काफी एयरक्राफ्ट होते हैं। 10-12 स्क्वाड्रन का मतलब 12-14 एयरक्राफ्ट, 150 एयरक्राफ्ट कम है आपके पास। तो कल को, अभी तो हालात बहुत अच्छे हैं लेकिन लड़ाई का कुछ नहीं कहा जा सकता। तो अगर आपको आज की डेट पे लड़ाई हो जाती है तो आपके पास इतनी कम एयरफोर्स है, और एक ही तो पाकिस्तान के ऊपर आपकी एयरफोर्स ही आपको काफी सक्सेस दे सकती है अकेले। आर्मी का तो बाद में मौका आएगा, एयरफोर्स ही उनको धराशायी कर दे तो आधी लड़ाई तो वहीं खत्म हो जाती है। सो दैट फैक्टर इज देयर। अभी तक हमको ऐसा कोई विशेष सप्लायर नहीं मिला जिससे हमको सब कुछ मिल जाए, तो वी हैड टू, नो चॉइस कि हमको लोगों के पास जाना पड़ा। लेकिन अगर आगे, और अगर हम वर्कआउट करके हम अपना डेवलप कर सकते हैं, काबिलियत है हमारे में, लेकिन कुछ चीजों में हमारी कमी है, तो वो अगर हम ओवरकम कर ले तो दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन अभी क्योंकि वो नहीं है, इस वजह से हम निर्भर हैं औरों पर, जैसे कि अमेरिका, जैसे कि रशिया। अब आपको क्या लगता है ब्रिगेडियर थापर, इंडियन एयरफोर्स की, मैं जो पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं, देखिए एक बात ये भी कही जाती है कि इट इज नॉट लाइक चूजिंग बिटवीन Su-57 एंड F-35, इट इज लाइक चूजिंग बिटवीन ट्रंप एंड पुतिन। जी हाँ, ये डायनामिक्स जितने एयरक्राफ्ट की काबिलियत की है, उतना ये भी है कि हम इस जियोपॉलिटिकल स्ट्रगल में अपने आप को किस तरीके से पोजीशन कर रहे हैं। कहीं कोई हमें ज्यादा ब्लैकमेल करके कुछ सामान तो नहीं बेच दे रहा है, उसको हम बैलेंस कैसे करते हैं। तो ऐसे वक्त में आपको क्या लगता है कि क्या एयरफोर्स की कंडीशंस या उनकी रिक्वायरमेंट्स प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए? देखिए, एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट्स तो पिछले 10 साल से हैं, 15 साल से हैं, और सबको पता है, ये आज की बात नहीं है। सबको पता है कि एयरफोर्स की फ्लीट कम हो रही है। ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के टाइम से चल रहा है, रिक्वायरमेंट्स कम है, उससे पहले से चल रहा है, और अब भी। तो ये छुपा हुआ नहीं है, कोई सीक्रेट नहीं है, सबको पता है कि हमारे पास नहीं है, और हमारी मिग की फ्लीट बिल्कुल बहुत पुरानी हो गई है, 50 साल 60 साल पुरानी हो गई है, नॉट गुड इनफ। तो ये पता है। तो अब ये देश को सोचना है, गवर्नमेंट को सोचना है, एस्टैब्लिशमेंट को सोचना है कि क्या हमारे को इस टाइम ऐसे हालात हैं कि वी शुड मेंटेन देम एट दैट लेवल, या छोड़ दे कि अभी लड़ाई होने के चांसेस नहीं हैं। हमारी इकोनॉमिक माइट बहुत है, पाकिस्तान हमसे नहीं, पाकिस्तान के हालात बुरे, हमसे नहीं लड़ सकता, चाइना अभी आएगा नहीं। वो ये उन्होंने कैलकुलेटेड गैम्बल उन्होंने लेना है, ये सरकार की कॉल है। एयरफोर्स सिर्फ रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट कर सकती है और आपको बता सकती है कि ये एयरक्राफ्ट में ये काबिलियत है, इस एयरक्राफ्ट में ये काबिलियत है। हमारी प्रायोरिटी अगर बोले तो ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, इसके अलावा हम कुछ आप मत खरीदिए, हमको 1, 2 या 3 लीजिए। उसके बाद इट इज द गवर्नमेंट्स प्रेरोगेटिव कि वो किसको चुने, कितने कॉस्ट पे चुने, कितने नंबर्स प्रोवाइड करे आपको। ये इट्स अ कॉल ऑफ द गवर्नमेंट, ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट। इसमें एयरफोर्स का कोई रोल नहीं होता, एयरफोर्स सिर्फ प्रोजेक्ट करती रहे। अगर एयरफोर्स का कोई रोल था अभी तक तो एयरक्राफ्ट आ गए होते पिछले 15 साल नहीं में, ब्रिगेडियर लेकिन थापर, नहीं आए। देखिए यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे पहले पूरा रफाल का बवाल क्या था कि पहले ज्यादा रफाल आ रहे थे, लेकिन आपने कम संख्या में रफाल लिए, तो सरकार ने बोला कि हमने उसमें उसको मुकम्मल और बनाया, उसको काबिल और बनाया, रीनेगोशिएट कर करके डील फ्रांस के साथ। तो ये एक बात कही गई। इस वजह से एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट्स कि मेरे पास जहाज तो हो, लेकिन उसमें फीचर्स क्या क्या हों, मेरे लड़ाई करने के काम तो आए, वो और कितना ज्यादा काम आए। तो क्या ये रिक्वायरमेंट्स इंडियन एयरफोर्स सरकार को नहीं देती है एट द टाइम ऑफ नेगोशिएशन? नो, जैसे मैंने आपको संकेत शुरू में बोला था, हमारी रिक्वायरमेंट है नंबर्स एंड क्वालिटी। हमें नंबर्स भी चाहिए, हमें क्वालिटी भी चाहिए, दोनों में कॉम्प्रोमाइज नहीं। आप क्वालिटी थोड़ा ज्यादा दे दो, नंबर थोड़े कम, तो मे बी वी कैन मेक अप। ये अब एयरफोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको आप
आउटडेटेड एयरक्राफ्ट तो नहीं लेंगे हाँ, करेक्ट। आपको, क्योंकि आपके दुश्मन के पास अब J-20 आ रहा है, वो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, चाइना के पास है, पाकिस्तान के भी मांग रहा है, तो उनको ही मिल जाएगा। तो उन दोनों के पास J-20, आपके दुश्मन मुल्क वही हैं। तो आपको भी एक मैचिंग चाहिए। आप नंबर्स बेशक उनके 4 के नी पीछे आप 8 एयरक्राफ्ट लगा दें, कोई आउटडेटेड वाला, वो पर वो कामयाब पुराने नहीं हो होंगे। पाएगा। तो आप वो एयर बैटल हार जाएंगे। तो आपको चाहिए कि उसको मैचिंग एवियोनिक्स हो, बेटर एवियोनिक्स हो, जिससे कि आप मैन्यूवरेबिलिटी बेटर हो, वेपन सिस्टम्स की रेंज ज्यादा हो, एक्यूरेसी ज्यादा हो, हैंडलिंग बढ़िया हो, ये सब चीजें आपको चाहिए। तो सो आई डोंट थिंक यू कैन, क्वालिटी में आप ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, नंबर्स में मे बी वो पैसे के ऊपर डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट के पास कितना फंड्स हैं खरीदने, कितना फंड्स वो दे सकती है आपको। टिपिकल ब्रेड और बटर, गन्स वर्सेस बटर वाला इकोनॉमिक का कॉल है कि आप कितना खरीद सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, ये गवर्नमेंट की कॉल है। तो एयरफोर्स आपको, जैसे मैं कहा, इट कैन ओनली सजेस्ट कि सर ये एयरक्राफ्ट है, ये 2, इसके अलावा कुछ मत लीजिए, आप इन दोनों में से कोई ले लीजिए, आपकी, या इन तीनों में से कोई चुन लीजिए, 19-20 हैं, थोड़ा छोटा मोटा फर्क है, वी वुड प्रेफर दिस, बट आप ये भी दे दे तो हमें चलेगा। तो ये कॉल, बाकी कॉल गवर्नमेंट की है। अभी सारी दुनिया को पता है, आपको भी पता है, आप डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट रहे हैं, मैं आर्मी, मुझे पता है कौन से एयरक्राफ्ट अच्छे हैं, जो हमने पढ़ा है, हमने उड़ाए नहीं है, लेकिन जो कॉमन नॉलेज से पढ़ लिख के सुन के हमें पता है कौन से। तो सबको पता है कौन से एयरक्राफ्ट रेकनिंग में होने चाहिए, और 19-20 का फिर एयरफोर्स डिसाइड करती है उसकी काबिलियत से, और वो उसके हिसाब से ये एयरक्राफ्ट नहीं, हर एक डिफेंस इक्विपमेंट का होता है। टैंक भी ऐसे ही खरीदे जाते हैं, हेलीकॉप्टर भी ऐसे ही खरीदे जाते हैं कि ये हमारा टैंक नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, इसमें ये फायदे हैं, इसमें ये फायदे हैं, लेकिन ये अगर आप करें तो ये थोड़ा सा आगे है। तो ये काम है टेस्टिंग ट्रायल्स में, यही करती है आर्म फोर्सेस के रेप्स, जो एक्सपर्ट होते हैं वो ये करते हैं। तो ये है जो ब्रिगेडियर थापर, मैं इकोनॉमिक टाइम्स का एक आर्टिकल अभी पढ़ रहा हूं और मैं आपके लिए उसको कोट करना चाहता हूं और आपका मत जानना चाहूंगा। इकोनॉमिक टाइम्स एक सीनियर ऑफिशियल को कोट करता है और ये कहता है कि it could pull India deeper into the US's sphere of influence, potentially affecting its strategic independence. और फिर ये ऑफिशियल कहता है, why do you think successive Indian governments over the years have acquired Russian, French and other fighter aircrafts but never American ones? ये आप जरा अपने आप से सोच के देखिए, उन्होंने ये बात बोली। फिर वो ये भी कहते हैं कि अगर हम F-35 acquire करते हैं, multiple factors must be considered, including cost, technology access, lifestyle expenses, and maintenance. और इंडिया का जो अपना है 5th जनरेशन फाइटर प्रोजेक्ट, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA, वो नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। इसकी तरफ आपने भी इशारा किया कि इन सब चीजों को वेटेज देनी चाहिए, लेकिन ये जो ऑफिशियल ने बोला है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, उसमें कोई शक नहीं है कि जब आप इंदिरा गांधी के टाइम से आप रशिया के ऊपर ज्यादा डिपेंड हो गए, आप रशियन एक्सेस में चले गए थे, सारे बोलते थे दैट वी आर विद यूएसएसआर, इंडिया एंड यूएसएसआर आर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। वो थोड़े टाइम में, जब जैसे मैंने बोला 80s के बाद जब यूएसएसआर ब्रेकअप हुआ, तो आप फॉर ऑप्शंस आप और जगह चले गए। अब आप अमेरिका की तरफ जाएंगे तो आप किधर से पुल कर रहे हैं, रशिया से और फ्रांस से, तो आप एक एक्सेस जा रहे हैं, उसमें कोई बात शक नहीं है कि स्ट्रेटेजिकली यू विल बी मोर अलाइन टू अमेरिका। बाकी कि हमने अमेरिका प्लेन पहले क्यों नहीं लिया, क्योंकि नो, आपको उन्होंने दिया ही नहीं आज तक। F-16 भी उन्होंने आपको ऑफर, आई डोंट रिकलेक्ट के अमेरिका ने कभी आपको F-16, जो उनका मेजर एयरक्राफ्ट था, कभी ऑफर किया था। उन्होंने पाकिस्तान को दिया, लेकिन उसके भी एंड यूज रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि आप यहां नहीं इस्तेमाल कर सकते, यहां इस्तेमाल, ये हथियार नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो उस वजह से, एंड ट्रस्ट डेफिसिट, लाइक आई सेड, ट्रस्ट डेफिसिट हमारा हमेशा से था, तो मे बी उस वजह से हम अमेरिका के पास नहीं गए। लेकिन ट्रंप आने के बाद थोड़ा सा भरोसा हुआ है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी और ट्रंप के रिश्ता थोड़ा सा क्लोज है,
दोनों अपने आपस को दोस्त कहते हैं, 16 में भी और बाद में भी, 20 में भी, हाउडी मोदी और हेलो ट्रम्प वाला वो जो हुआ था। तो अब ये सब ब्रिगेडियर थापर मैटर नहीं करता अमेरिका को, वो तो देखिए वो धंधे वाली सरकार है, उसको अपना वो तो फायदा है, दिख रहा है। वो तो फायदा ही देख रहे हैं। वो तो 20 बिलियन आपको उसने इस ट्रिप में सब कुछ आपको दे दिया, टैरिफ पे लगा दिए, आपको तेल भी उससे खरीदने को वो कर दिया, आपको हथियार भी ऑफर लटका दिया, वो एक लूज दिस थिंग के आप हथियार भी हमसे लीजिए। तो वो चाहता है, क्योंकि आप एक तरीके वर्ल्ड के टॉप इंपोर्टर हैं, वन ऑफ द टॉप इंपोर्टर्स ऑफ वेपन्स हैं डिफेंस इंडस्ट्री में। तो आप एवरीवन वुड वांट टू वो इंडिया के हमारे से ले इक्विपमेंट। तो वो भी वही कर रहा है। और ये तो ट्रम्प साहब तो है ही बिजनेसमैन फर्स्ट, और प्रेसिडेंट पॉलिटिशियन तो बाद में बने हैं, वो तो बिजनेसमैन फर्स्ट है। हर जगह में वो गाजा में भी रिवेरा खोलना चाहते हैं उस लैंड को। तो वो हर पर्सपेक्टिव से अपना बिजनेस इंटरेस्ट देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोगों के लिए, जैसे कि आपने बताया, मुझे अब जो समझ में आ रहा है, एक तो आईएएफ की रिक्वायरमेंट्स, कॉस्ट, ये दाम कितना महंगा पड़ेगा हम लोगों को, और उसके अनुपात में क्या हमको वो सुविधाएं मिल रही हैं, इसका जो टेक्नोलॉजी है वो उसका हक हमारे पास रहेगा या नहीं, और सबसे बड़ी बात ये कब मिलेगा। क्योंकि अगर नॉर्मल स्ट्रीम से, जैसे आपने बताया 2044, तो तब तक किसने देखा है दुनिया में क्या से क्या ना हो जाए। इसलिए तो मैंने ये सबसे सारी, पहले आपको कहा दिल्ली दूरस्थ। अभी हाँ अभी वी मे नॉट गो, हो सकता है साल हम इसको एनालाइज करके करके हम बोले, ट्रम्प ही बोले नहीं जी हम आपको ये वाला वर्जन नहीं देंगे, हम आपको वो कम वाला वर्जन देंगे। हम बोले नहीं हमको वो चाहिए, इट मे नॉट वर्क आउट। ये आई एम सॉरी टू से आप प्राइम टाइम मीडिया के मुख्य पार्ट हैं, लेकिन ये एक छोटा सा ऑफर किया उन्होंने, एक अनाउंसमेंट की, और हमारा मीडिया उसके ऊपर ऐसे पकड़ के बैठ गया जैसे कि हमको कल ही एयरक्राफ्ट मिलने वाले हैं, और हम इट्स नॉट गोइंग टू हैपन दैट वे। अभी तो बहुत इफ्स एंड बट्स होंगे इसमें। करेक्ट अल्टीमेटली इट मे नॉट हैपन के इट विल वर्क आउट के हमको F-35 मिलेगा या हम लेंगे। हाँ जैसे मैंने Su-57 को बताया, कुछ फायदे उधर भी हैं। अब ये स्ट्रेटेजिक देखना है, मोदी साहब को, उनकी सरकार, बीजेपी सरकार को देखना है वो किधर झुकना चाहते हैं। अगर हम चाइना के अगेंस्ट वी वांट प्रो अमेरिका, वी वांट ऑब्वियसली अमेरिका आल्सो वांट्स प्रोजेक्ट अस वर्सेस चाइना, तो हो सकता है हम उधर झुक जाएं, हम ये ले लें। कॉस्ट ओवररन्स तो कॉस्ट फैक्टर तो फिर बात की बात है। जब देश की उसकी बात आती है, सर्वाइवल और देश की स्ट्रेंथ की बात आती है, तो फिर कॉस्ट फैक्टर नहीं काम करता। वी स्टिल मे गो फॉर F-35, बट अभी इट्स टू अर्ली टू से कि हम किधर झुकेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी पुतिन को चुनेंगे या ट्रंप को चुनेंगे, या फिर ऐसी कोई परिस्थिति आए, क्योंकि हमें विमान तो बहुत सारे चाहिए, हमको लड़ाकू विमान बहुत सारे चाहिए, कि हम दोनों को ही चुन लें, और फिर उसको लेकर के पैसे कितने हैं हमारे पास, ये सारी बहुत सारे सवाल हैं, सारी चिंता हम ही कर देंगे तो सरकार क्या करेगी। ब्रिगेडियर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए द रेड माइक पर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। नमस्कार। थैंक यू।